आवाज निमरा अहमद। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पे बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पर ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई, जहां बैठकर वो रोज 10 मिनट बस का इंतजार करती थी। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते दूसरे से पानी की बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती जा रही थी। सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंड भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे भी वही उकताहट के तासुरात थे, जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल पड़े बाल और कान सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई हफ्की। कुछ था इसमें जो इसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस रस्सी की मानंद दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लिपेटे, टांग पे टांग रखे वो पाँव झुलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी इसे एहसास हुआ कि वो स्याह फाम लड़की आज भी बेंच पे इसके साथ बैठी है। इन दोनों के दरमियान इसका बैग पड़ा था और इस वक्त वो स्याह फाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चाक और व्हाइटनर से इसका अपना नाम लिखा हुआ था, महमिल इब्राहिम। महमिल इब्राहिम आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी ही इसके बैग को देखती थी, मगर महमिल के तो रोज के 10 मिनट इस स्याह फाम लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरस्रार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में स्याह फाम नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पर रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि महमल कभी इन आंखों में देख ना पाई थी, हमेशा नजर चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल वो इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पर देखती थी और इन 1.5 माह में इनका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे, अलर्ट सी बेंच पर बैठी, खामोश सी, सामने सीध में देखती वो चुप सी लड़की, मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुरअसरार किताब जिसका स्याह सरवर्ग बिल्कुल खाली था, इसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसके बेशकीमत होने का। किताब बालिश्त पर मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुरअसरार कथा। वो जब भी इस पुरअसरार किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ, वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई थी। शायद तजस्सुस आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याहफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किसकी किताब है? मेरी है। मेरा मतलब इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमिल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा? वो गैरत छुपा ना सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे जमानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से हाथ स्याह जिल्द पे फेरते हुए कह रही थी। इसके लबों पर मुदम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर उधर रख दिया था। महमिल मुंह खोले इसे ही देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़बान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या? इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पल हार्न बजा तो महमिल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल, वो स्याहफाम लड़की कह रही थी। महमिल बैग का स्ट्रिप पकड़े खड़ी हुई। इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था। और मेरा मुस्तकबिल, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखते माजरत खाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है महमिल। वो उल्टे पांव मुड़ी।
मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शिश्ता रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूं, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तभी दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज हार्न फिर से बजा तो वो कुछ कहे बिना तेजी से इस तरफ लपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट के देखा था। वो स्याफाम लड़की इसी तरह मुस्कुरा रही थी, पुर इसरार मानी खेज मुस्कुराहट। महमल को एकदम इससे बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी, मगर घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज 3:30 हो जाते थे। गेट अपूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कर रहा के रह गया। घर में गाड़ियों के बावजूद बसों में धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चचाओं के रहमो करम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान, इसके सबसे बड़े ताया, इस वक्त तक ऑफिस से लौट आए थे और इनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता कि पत्ता भी ना खड़के, वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बजाय पूरे घर को और दर हकीकत महमिल और मुसरत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम मेहताब ताई इन अल्फाज का इजाफा करती, और मुसरत अपनी बेटी को समझा देना, जब लोर लोर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन गेट आराम से खोला करे। आगा साहब की नींद खराब होती है, अब मैं कुछ कहूँगी तो इसे बुरा लगेगा। गज भर की तो जबान है इसकी, ना छोटे का लिहाज ना बड़े का अदब। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, इनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमिल के, वगैरह वगैरह। तो इसे तो आग लग ही जाती थी। हर रोज दरवाज़ा खोलते हुए यही फिक्रा समात में गूंजता तो चिढ़ने के बावजूद दरवाज़ा आहिस्ता बंद कर दिया। किचन की तरफ आई तो सिंक में छूटे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। नागवारी से नाक चढ़ाए इसने बैग स्लेब पे रखा और हाट पाट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ नहीं खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हाट पाट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जरे बिखरे थे। इसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। मेहताब ताई इसके आने से कबल फ्रिज लॉक कर देती थी। मुसरत इसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रख देती, मगर जब से ताई मेहताब ने खाने की खुद निगरानी स्टार्ट की थी, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली मिलता था। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी से बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई। इसके पास इतने ही पैसे थे। वापसी पर वो फिर पुरानी महमिल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा खोल के धड़ाम से बंद किया। फर्श पर पड़ी फुटबॉल उठा के पूरी कुवत के साथ दीवार पे मारी और सोफे पे टांग रख कर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे बर्बाद ही आका जान के कमरे का दरवाजा खुला और तनतनाती हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमिल, वो गरजी तो इसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई माँ? शट अप, 1000 बार कहा है दरवाजा आराम से खोला करो, मगर तुम। आहिस्ता बोले ताई जान, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पर कबाब रखकर बेनियाजी से पांव झुलाती खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके? मगर फिक्र मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब दिल मिलाती कलस्ती रह गई। अंदर मुसरत आवाजों पे जाग चुकी थी। क्या हुआ है महमिल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही थी? दिमाग खराब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? इसने बेनियाजी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में, और फिर खुद ही खामोश हो गई थी। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी, ये तुम खाओ, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमिल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए काटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और चुरियों ज़दा चेहरे वाली इसकी थकी थकी बेजरर सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती है। दिल बुरा मत किया करो महमिल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो, मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर अम्मा। बाहर ताई मेहताब के बोलने की आवाज़ बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी।
नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं रहे महमिल, वो अब कहीं भी नहीं है, वो जैसे थक कर कह रही थी। और वो इन्हें देख कर रह गई। फिर इसने सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़्मे तोड़ने लगी।